नमस्कार सभी बच्चों को। आप सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद सचिन सर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने एनसीईआरटी हिंदी माध्यम कक्षा 10 कक्षा 10 का गणित स्टार्ट किया है, जिसका हमने चैप्टर 4 की से शुरुआत की थी द्विघात समीकरण से, जिसकी प्रश्नावली 4.1 और 4.2 हमने वीडियो बना के डाल दी है। आज हम पढ़ेंगे 4.3 प्रश्नावली को। इससे पहले वाली दो प्रश्नावलियों में मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण को हमने पढ़ा था। और जैसा कि हमें एक समीकरण दी गई थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, ये हमें दिया गया था। तो जो यहाँ से हम जो ए निकाल देते थे, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता था, ए 1 होता था, और बी की वैल्यू -5 होती थी, और सी का जो मान होता था वो 6 होता था। ये हमने 4.1 में सोल्व किया था। ठीक है। और 4.2 में हमने जो सोल्व किया था, हमने यहाँ से इसके गुणनखंड बनाए थे, 3 और 2 बन चुके थे, और यहाँ इसमें 5 की जगह हमने ये पुट किया था -3x और -2x बनेंगे प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम x कॉमन लेते थे, x -3 यहाँ रह जाता था, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x -3 यहाँ रह जाता था इज इक्वल टू 2। यानी कि इन दोनों में से एक कॉमन ले रहे थे हम, x -3, और इन दोनों का एक फैक्टर बना रहे थे x -2 इज इक्वल टू जीरो। एक बार तो x -3 इज इक्वल टू जीरो कर रहे थे, और एक बार x -2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से x का मान एक तो 3 आ गया था और एक x का मान 2 आ चुका था। ऐसा हमने 4.2 में किया था। लेकिन अब 4.3 में हमें क्या करना है, हमें हमने जो ये गुणनखंड करके x का मान निकाला था, x की वैल्यू निकाली थी हमने, जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू एक तो 3 निकाली और x की वैल्यू हमने 2 निकाली है। इसी को हमने क्या बोला, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल हमने इनको बोल दिया, यानी कि जो भी हमारा x का मान आया है, वो दो वैल्यू जो भी x का मान आया है, 2 आया है, 3 और 2 आए हैं, तो ये क्या है, ये उस द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब जो हमें तीसरी प्रश्नावली पढ़नी है, हमें इस तीसरी प्रश्नावली में इन्हीं मूल की प्रकृति पढ़नी है कि ये मूल किस प्रकार के हैं। तो उसको पढ़ने के लिए हम आगे चलते हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, जो आपकी 4.3 है उसमें आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 5 प्रश्न है उसमें आपके, और उन सबको हम धीरे धीरे आगे एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ताकि मैं थोड़ा सा आपको मूल के बारे में समझा सकूँ, मूल की प्रकृति के बारे में समझा सकूँ। अब ध्यान से देखना भाई, जैसे हमने वो इक्वेशन ली थी, उसमें x की वैल्यू एक तो 2 आई थी और एक x की वैल्यू 3 आई थी, x का मान 3 आया था और 2 आया था। ये हमारे पास द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये तो उस द्विघात समीकरण के मूल थे जिसके हमने गुणनखंड बना सकते थे। लेकिन अब हमें 4.3 में ऐसी समीकरण मिलेंगे, द्विघात ऐसी समीकरण मिलेंगे जिसके हम गुणनखंड नहीं बना सकते। तो उसके मूल किस तरह ज्ञात करने हैं, उसके मूल हम ज्ञात करेंगे किससे, एक फॉर्मूला हमें हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं विवितकर। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे विवितकर। विवितकर का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। ठीक है, विवितकर का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विवितकर का फॉर्मूला क्या होता है, विवितकर को हम लिखते हैं डी से। ठीक है, डी से, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये फॉर्मूला आता है विवितकर का हमारे पास। ठीक है, विवितकर को हम डी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसा कि मैं उसी उसी द्विघात समीकरण को ले लेता हूँ जैसे हमने ली थी, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर है कितना, जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर जीरो। यहाँ से हम देखो, इसको द्विघात समीकरण से स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी उससे हम कंपेयर करेंगे। द्विघात समीकरण क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर जमा में बी एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा -5, और सी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, क्योंकि हमने क्या किया, इसके साथ इसको कंपेयर कर दिया। अब देखोगे आप, एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 1। अब x के साथ b लिखा है, यहाँ x के साथ -5 लिखा है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, -5। ये c होता है लास्ट वाला, c कितना है 6। अब ध्यान से देखना भाई, अब इन सभी को इसमें रखते हैं हम इस फॉर्मूले में, यानी कि d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी कि -5 का वर्ग करोगे आप यहाँ -4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 6। अब ध्यान से देखना भाई, जब भी आप माइनस वाले का स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है 25 का, माइनस 6 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 4 एकम 4, 4 छिक्के कितना हो गया 24, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे 24। अब ध्यान से देखना भाई, 25 में 24 घटा तो 1 आ गया। अब देखो, यहाँ डी का मान 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे आपको डी के मान 3 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पे डी का एक मान मिला किसका, प्लस का, यानी कि अगर डी का मान पॉजिटिव आ सकता है और डी का मान नेगेटिव भी आ सकता है, या डी का मान बराबर 0 के आ सकता है हमारे पास। ये 3 वैल्यू डी की हो सकती हैं, इससे अलग डी का कोई भी मान नहीं हो सकता। अगर हम किसी द्विघात समीकरण से ए और बी और सी का मान निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो डी का मान हमें
तीन मान मिल सकते हैं, या तो डी प्लस में आंसर आएगा, या डी का माइनस में आएगा, या डी जीरो आ सकता है। इससे अलग कोई भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, अगर डी का मान हमारा प्लस आता है, प्लस यानी कि जीरो से बड़ा, प्लस हो गया तो जीरो से बड़े, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जीरो से बड़े हो गए, ठीक है। नंबर लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी, नंबर लाइन का मतलब क्या है, यहाँ जीरो ये प्लस वाले और ये माइनस वाले, यानी कि 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, यानी कि जो माइनस वाले, जो नेगेटिव वाले होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, जीरो से छोटे, और ये जो प्लस वाले होते हैं, ये जीरो से बड़े। अब ध्यान से सुनना भाई, अगर हमारा डी का मान जीरो से बड़ा है, डी का मान हमारा जीरो से बड़ा है, अगर डी का मान जीरो से बड़ा है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ध्यान से सुन लेना भाई, जो आंसर हमारा आएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, भिन्न मूल होंगे। जैसे हमने इससे पीछे जो उदाहरण, इसके जो हमने एक्स का मान निकाला था वो 2 और 3 निकाला था, ये दोनों भिन्न थे, ये दोनों भिन्न थे, ठीक है। तो इसी तरह दोनों अलग अलग आएंगे, अलग अलग, ठीक है। अगर डी का मान जीरो होता है, अगर डी का मान जीरो होता है, दूसरी कंडीशन, तो वास्तविक मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। डी का मान जीरो होगा तो वास्तविक मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर डी का मान नेगेटिव है तो उसका कोई मूल नहीं बनेगा, ठीक है, वो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हमारी द्विघात समीकरण की समीकरण से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, उसके साथ कंपेयर करना, ए बी सी का मान निकालना है। फिर हमें क्या करना है, डी के मान में, डी के फॉर्मूले में हमें पुट करना है, और यहाँ से हमारा डी का मान 3 आ सकते हैं, या तो प्लस का आएगा, या माइनस का आएगा, या जीरो आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, या तो जीरो आएगा, या जीरो से छोटा आएगा, या जीरो से बड़ा आएगा। अगर जीरो से बड़ा आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे हमारे, यानी कि x की दो वैल्यू आएंगी और दोनों अलग अलग आएंगे हमारे पास, ठीक है। अगर जीरो के बराबर आता है, अगर जीरो के बराबर आता है तो हमारे दोनों वास्तविक मूल बराबर होंगे, यानी कि x की वैल्यू जो आएंगी वो समान आएंगी, हमारी एक जैसी आएंगी, ठीक है। अगर जीरो से छोटा आता है, यानी कि माइनस में आता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, हमें आगे सोल्व नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर डी का मान जीरो आ जाता है, अगर डी का मान पॉजिटिव आ जाता है, तो हमें आगे क्या करना है, हमें एक्स के मान निकालने, यानी कि मूल निकालने, इसी को बोलते हैं हम द्विघात समीकरण के मूल। उसका हमें फॉर्मूला है माइनस डी प्लस माइनस वर्गमूल में डी डिवाइड में 2a, ये फॉर्मूला आगे यूज करना हमें, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिए एक उदाहरण लिया है, जो आपका एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 7 है, उसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना भाई। इसने बोला है ये हमें द्विघात समीकरण दी है, इसका विविध कर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, हमें मूलों की प्रकृति भी बतानी है। सबसे पहले जो मैं करूंगा, इसको किससे कंपेयर करूंगा, ए एक्स स्क्वायर जमा में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं ए का मान निकालूंगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, या जमा 3 बराबर है जीरो, ये हमें दिया है। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 2, और बी का मान आ जाएगा -4, और सी का मान आ जाएगा 3, ये हमारे मान आ चुके हैं। अब मैं सबसे पहले डी निकालूंगा, डी इसने बोला है डी निकाल के दिखाओ, डी की वैल्यू क्या है, -b² 4ac। अब देखो माइनस बी, यानी कि -4 का वर्ग -4, ए की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू यहाँ कितनी है 3। देखो 4 का वर्ग आप खोलोगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 दूनी 8, 8 तीन कितना हो गया 24। अब देखो प्लस वाली रकम तो छोटी आ गई और माइनस वाली बड़ी आ गई, इसमें से घटाओगे तो -8 आ गया। डी का मान कितना आ गया, -8 आ चुका है आपका डी का मान। तो देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई तो इसका कोई मूल नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे, आता है द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे, के कोई मूल नहीं होंगे, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कोई मूल नहीं होंगे, ये लाइन हमने लिख देनी है। अगर हमारा आंसर क्या आ जाए, डी का मान हमारा क्या आ जाए, माइनस में आ जाए हमारा डी का मान, ठीक है। तो ये हमने ये लाइन लिख देनी है, ये आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। ये लाइन हमने लिख देनी है यहाँ पे, अगर डी का मान हमारा क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए। अगर यहाँ प्लस आ जाता तो हमने ये फॉर्मूला लगा के मूल निकाल देने थे, ठीक है, मूल निकाल देने थे। अब देखो हम धीरे धीरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं, वहां से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनना भाई। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है वो हमें पढ़ना होता है, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनो, मूलों की प्रकृति हमने 3 प्रकार पढ़ी है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, तो जो हमारे मूल होंगे वो भिन्न होंगे, यानी कि एक्स के जो मान आएंगे वो भिन्न आएंगे। अगर डी का मान बराबर 0 है तो वो एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, एक जैसे होंगे बिल्कुल। अगर डी का मान नेगेटिव आता है तो कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा,
ये हमने तीनों कंडीशन याद करनी है और हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं पहले क्वेश्चन को करता हूँ, अगले क्वेश्चन को अगले दो पार्ट को हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो पहले पार्ट की यहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये पहले वाला पार्ट, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसको कंपेयर करना किससे, जो हमारी द्विघात समीकरण है, हमारी द्विघात समीकरण है ax² जमा में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू मैं निकालूंगा, यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू यहाँ -3 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू -3 आ चुका है और c कितना आ गया 5 आ गया। ये हमने निकाल दी है, ये हमने a b और c की वैल्यू निकाल दी है। अब हमें d निकालना है, पहले पहले d निकालना है। d की वैल्यू हमें पता है b² माइनस 4ac, d का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है भाई। d का फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ b की वैल्यू रखता हूँ, b की वैल्यू क्वेश्चन में हमारी जो आई है वो -3 है, यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी कितना होता है 8, 8 पंजा करोगे कितना हो जाएगा 40, यानी कि माइनस का 40। अब देखो 9 में से 40 घट नहीं सकता, घटाओगे तो माइनस में आएगा, यानी कि -31। डी की वैल्यू कितनी आ गई -31। अब डी का मान नेगेटिव आ चुका है, डी का मान नेगेटिव आ चुका है तो इसका मतलब क्या है कि वो छोटी आ गई है वैल्यू 0 से, तो इसका कोई मूल नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे, समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे, इसके कोई मूल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि डी का मान क्या आ गया -31, यानी कि 0 से छोटा आ चुका है, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हो, डी लेस देन आ गया किससे 0 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 का मान 0 से छोटा आने के का मतलब यही है कि उसका कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम फैक्टर बनाते थे हम क्या करते थे, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते थे, अब इसमें नहीं करना। अब क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है। ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन में हमें दिया है मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, तो इसलिए हम पहले इसका कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब ध्यान से देखो भाई, x² के आगे a है तो यहाँ x² के साथ क्या है 3, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब b की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पे, b की वैल्यू यहाँ कितनी है -4√3, यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। b की वैल्यू क्या है -4 वर्गमूल 3 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे d, यानी कि विविध कर निकालेंगे हम। d का फॉर्मूला आप सभी को पता है, b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं -4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर -4 गुणा में a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 3 दी है और c की वैल्यू कितनी दी है 4, तो यहाँ पुट कर देंगे a की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब ध्यान से देखना भाई, इसका स्क्वायर खोल के दिखाता हूँ मैं, -4 वर्गमूल 3, इसका स्क्वायर खोलना, देखो ये स्क्वायर दोनों का है, ठीक है। -4 वर्गमूल 3 और वर्ग खोलना, ये दोनों का वर्ग है, पहले इसका वर्ग होगा, 4 का वर्ग करोगे तो 16 हो जाएगा। अब देखो इस वर्ग से ये वर्ग कटेगा, गुणा में 3 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 16 3 कितना होता है 48, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 48। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 48। अब इसकी गुणा करूंगा, देखो 4 3 12, 12 चौके कितना होता है 4 3 12, 12 चौके 48, यानी कि -48। अब ध्यान से देखना भाई, 48 में से 48 जाएगा तो 0, डी का मान कितना आ गया 0। अब ध्यान से सुनना भाई, डी की वैल्यू 0 होगी तो हम यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण के अतः समीकरण के मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। ये लाइन हमने लिख देनी है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डी का मान क्या आ गया 0 के बराबर। अब इसके समीकरण के मूल क्या होंगे बराबर होंगे। अब वो मूल निकालने हैं हमें, मूल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x इक्वल टू -b प्लस माइनस वर्गमूल में d बटे क्या आ जाएगा 2a। अब ध्यान से देखना भाई, -b, ये माइनस तो है, वहां माइनस की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है -4 वर्गमूल 3, ये लगा दिया ब्रैकेट, प्लस माइनस वर्गमूल में d, ये d कितना आ गया 0, 2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो ये 3 हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखना भाई, ये वाली माइनस यहाँ गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4 वर्गमूल 3, इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं क्योंकि ये वैल्यू 0 हो चुकी है, पीछे वाली लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये लिख देंगे हम नीचे वाली, तो ये नीचे कितनी आ जाएगी 2 गुणा में 3, इस 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 2 दूनी 4, इसको काट लोगे आप, ठीक है। तो ये आपकी आ गई 2 वर्गमूल 3 बटे 3। अब ध्यान से सुनो भाई, ये जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ यहाँ पे। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। इस 3 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, एक वर्गमूल 3 से एक वर्गमूल 3 कटेगा, देखो ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे क्या बच जाएगा वर्गमूल 3, तो यहाँ से
एक्स की जो वैल्यू आ गई आपकी, ये एक्स है, एक्स की जो वैल्यू आ गई 2/वर्गमूल 3 आ चुकी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2/3, नीचे लिख सकते हैं 3/3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटेगा तो ये हमारा आ जाएगा, और यही हमारे दोनों मान होंगे, यानी कि बराबर। हमने बताया क्या कि मूल बराबर होंगे, एक तो ये होगा तो दूसरा भी क्या होगा, 2/वर्गमूल 3। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, इस तरह करना है। उम्मीद की करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मैंने धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश की है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसने क्वेश्चन दिया, सबसे पहला हमारा वही काम होता है, हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है, अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हमारा डी का मान पॉजिटिव है या 0 के बराबर है तो हम मूल निकाल देंगे, अगर नेगेटिव है तो हम लिख देंगे उसके द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, मूल निकालने के लिए हमें ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, इससे देखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ ए का मान कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा, और बी का मान कितना होगा -6 हो जाएगा बी का मान। ठीक है, और इसी तरह सी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तीनों मान हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। ठीक है, अब डी चेक करते हैं। डी चेक करने का मतलब बी स्क्वायर -4ac। यहाँ पे बी का मान -6, इसका स्क्वायर -4, ए का मान है यहाँ पे 2, और 3 का मान कितना है 3। अब देखो 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब यहाँ गुना करोगे 4 दूनी 8, 8 तीय कितना होता है 24 -24। अब देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई यहाँ पे। यहाँ डी कितना आ गया 12। अब देखो डी का मान 12 यानी कि प्लस का 12 आया है, प्लस का 12 आया है, तो यहाँ पे जो मूल होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः समीकरण के मूल भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। क्यों होंगे इसके भिन्न, क्योंकि डी का मान क्या आया है 0 से बड़ा आया है, यानी कि प्लस आया है। अब हमें इसके मान निकालने हैं, तो हमें फॉर्मूला पता है x = -b प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे क्या होगा 2a माइनस बी। ये माइनस तो है ही यहाँ पे, -b यानी कि -6 है यहाँ पे। ठीक है, -6 और प्लस माइनस वर्गमूल में डी का मान कितना है 12, और बटे में 2 गुणा में a की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो ये माइनस यहाँ अंदर गुणा होगा, ये माइनस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ आप लिखोगे 6 प्लस माइनस। देखो वर्गमूल 12 को मैंने आपको खोलना सिखाया था, आप इसके बना सकते हो फैक्टर, यानी कि 2 छिक्के 12, 2 करोगे तो 3। अब ध्यान से देखो इसका पेयर बन गया तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बना तो ये वर्गमूल के अंदर, यानी कि 2/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2/3, और डिवाइड में कितना है 2 गुणा 2। अब ध्यान से देखना भाई, ये भी 2 की टेबल में है, ये भी 2 की टेबल में है, यानी कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है हमारा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बचेगा, यहाँ 3, ये प्लस माइनस वर्गमूल 3, और नीचे हमारा बच जाएगा 2 गुणा में 2। एक 2 से ये 2 कटेगा। अब ध्यान से देखना भाई, ये x है हमारा, यहाँ पे x साथ साथ चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, नीचे 2 बच गया, ऊपर क्या बच गया 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3/2। ये आपके यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अलग अलग मान लिखने हैं इसके अलग अलग, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको प्लस और माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला। तो यानी कि x जो मूल होंगे इसके, x प्लस, यहाँ पे जो मूल होंगे इसके क्या हो जाएंगे 3 प्लस, एक बार तो प्लस वाला यहाँ लिखेंगे हम 3 प्लस वर्गमूल 3/2, और कोमा लगा के एक बार माइनस वाला 3/3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा भाई। तीसरे क्वेश्चन का, सॉरी पहले क्वेश्चन का जो पार्ट है उसका तीसरा पार्ट है, उसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह आपको सोल्व करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, सेकंड क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है, लेकिन इसमें एक कंडीशन हमें दे दी क्वेश्चन में। ध्यान से देखना भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने बोला है यदि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना भाई, जिसके 2 मूल बराबर हो। पहले ही उसने हमें दे दिया कि इसकी कंडीशन हमें क्या दे दी, इसके मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब क्या है कि जो d हमारा था उसका मान कितना था 0 के बराबर होता है। जब भी 0 के बराबर होता है तो उसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि यहाँ से हम d का फॉर्मूला लिखेंगे b² - 4ac बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में 0। ये कंडीशन हमें दे रखी है पहले ही, यही चीज आपको समझनी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है पहले ही कि उसके मूल बराबर है द्विघात समीकरण के। तो यहाँ मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सेकंड को हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब देखो 2x² + kx + 3 = क्या हो गया 0 हो गया, बराबर 0। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, द्विघात समीकरण से। ax² + bx + c बराबर क्या हो गया 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखना भाई, b को यहाँ कंपेयर करेंगे, यहाँ b है और यहाँ k है, तो यहाँ हम लिखेंगे k। b की वैल्यू कितनी आ गई k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये तीनों आ गई। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। ये 0 के बराबर दिया गया, हमें यहाँ लिख देता हूँ मैं b² - 4ac = 0।
ये हमने क्यों लिख दिया बराबर 0 के, क्योंकि इसने दिया है दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं तो डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, इसलिए हमने डी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखना भाई, बी की वैल्यू कितनी है के, तो यहाँ मैं पुट करूंगा के स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 2, और तीन की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 3, बराबर क्या होगा 0। यहाँ देखो के स्क्वायर, इसकी गुणा करोगे 4 दूनी 8, 8 तीन कितना हो गया 24, -24 इज इक्वल टू 0। अब देखो के स्क्वायर, इसको परली तरफ भेजूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 24। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, देखो के ऊपर क्या है, स्केयर है, स्केयर कभी भी हम यहाँ से हटा के इस तरफ लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, वर्गमूल बन जाता है, ठीक है, और साथ में आ जाता है प्लस माइनस, वर्गमूल कितना आ गया 24। अब ध्यान से सुनो, आप वर्गमूल 24 के गुणनखंड बना के इसको सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो, जैसे इसके गुणनखंड बनाओगे, पहले 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से बनाओगे 2 छिक्के 12, फिर 2 से बनाओगे 2 तिया 6, फिर 3 से बनाओगे 3 एकम 3। अब ध्यान से देखो, इसका पेयर बन गया यहाँ पे 2, इन दोनों का पेयर नहीं बना, यानी कि 3 दूनी 6, तो 2 वर्गमूल 6 आ जाएगा आपका, 2 वर्गमूल 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। यहाँ से आपका के का मान आ गया, और के का मान का मतलब क्या है, यहाँ पे के 2 मान आए हैं आपके, एक बार तो प्लस वाला 2 वर्गमूल 6, और एक आया है माइनस 2 वर्गमूल 6। ये आपकी आंसर आ चुके हैं के की वैल्यू आ चुकी है भाई, ठीक है। इसी तरह आपको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अगले पेज पे। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो मूल बराबर है, यहाँ भी वो सेम कंडीशन है, डी बराबर क्या है 0, तो डी बराबर 0, तो बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या होगा 0 होगा, ये सेम कंडीशन दोनों पार्ट के लिए है भाई, ठीक है, दोनों पार्ट के लिए हमें ये सेम कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, ये हमें सेम कंडीशन दी है। अब आगे देखो, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, के एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्केयर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ के एक्स स्केयर। अब इसी तरह इसके एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आप माइनस का 2 के और एक्स जमा में 6 इज इक्वल टू में 0। अब ध्यान से देखना भाई, हम अब हमारे पास क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी द्विघात समीकरण की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू अगर आप चेक करोगे, ए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है के, तो ए का मान क्या आ जाएगा के। अब ध्यान से देखना भाई, बी का मान हमें निकालना है, तो बी के साथ क्या है, देखो -2 के एक्स है बी के साथ, बी के साथ यहाँ एक्स था, तो एक्स के साथ यहाँ क्या है -2 के एक्स, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 के हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी होगी 6। अब इसको हम क्या करेंगे, इस जो हमने ये जो क्वेश्चन में हमें दिया है कि दोनों के मूल बराबर है, तो यहाँ रखते हैं इसको, देखो बी का स्केयर यानी कि -2 के का स्केयर करोगे आप, ठीक है, -4, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू 6 बराबर क्या है 0। अब इसका वर्ग करोगे तो आप कितना हो जाएगा 4 और के का स्केयर, यानी कि 4 के का स्केयर हो जाएगा इसका वर्ग, माइनस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 4 छक्के कितना होगा 24, और के 7 है, तो माइनस का 24 के लिख दोगे आप यहाँ पे क्या लिखोगे 24 के इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना भाई, ये भी 4 के टेबल में है, ये भी 4 के टेबल में, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, तो यहाँ से मैं 4 के कॉमन निकाल लेता हूँ, या 4 के बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ से 4 के निकालूंगा तो यहाँ रह जाएगा के, और वहाँ रह जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 के बराबर 0 लिखोगे, कॉमा लगा के -6 बराबर 0, दोनों को एक एक बार 0 लिख सकते हो आप, ठीक है, बराबर। इसको परली तरफ भेजोगे 0 के डिवाइड में आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और यहाँ से जब आप निकालोगे 6 को परली तरफ भेजोगे तो के का मान कितना आ जाएगा 6। ये आपके आंसर होंगे भाई, ठीक है, के की वैल्यू 0 आएगी और के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएंगी। इसी के साथ हमने दूसरा क्वेश्चन भी अपना समाप्त कर लिया है भाई, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। देखो तीसरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करो, पूछा क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो इसने बोला है, ये क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। सबसे पहले तो इसने पूछा हमें, क्या हम ऐसी आम की बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल इतना हो, उसका क्षेत्रफल भी दिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई से क्या हो दुगनी हो। सबसे पहले जब भी हमें ये दे दे कि क्या संभव बनाना संभव है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें डी निकाल के उसके मूलों की प्रकृति चेक करनी है। भाई मूल की प्रकृति क्या है, अगर डी का मान हमारा 0 से बड़ा है तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे, अगर 0 के बराबर है तो भी इसको आगे सोल्व करेंगे, अगर 0 से छोटा है तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उस कंडीशन में मूल होते ही नहीं, ठीक है, मूल संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसकी समीकरण द्विघात समीकरण बना के पहले इसको चेक करते हैं। ध्यान से देखो भाई, इसने बोला है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। सबसे पहले तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों माननी पड़ेंगी भाई, ठीक है। अब मानते हैं, माना बगिया की चौड़ाई,
हम मान लेते हैं बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं भाई, ठीक है, बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है, बगिया की चौड़ाई कितनी होगी, एक्स मान लेते हैं, हमने मान लिया बगिया की चौड़ाई कितनी है, एक्स, ठीक है, बगिया की चौड़ाई एक्स मान लेते हैं और माना बगिया की लंबाई, हम लंबाई मानते हैं, ठीक है, माना बगिया की लंबाई। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी हो, दुगनी हो। अगर चौड़ाई एक्स है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई से दुगनी यानी कि 40 होगी, समझ गए, समझ गए, ये हो गया। आप अगर चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी होगी, उससे दुगनी है, डबल है, यानी कि अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है, अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यहाँ से हमारी आ गई। अब ध्यान से देखना भाई, अब आपने पढ़ा है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिया है, अब हमें इस टाइप की बगिया बनानी है, ठीक है, इस टाइप की बगिया बनानी है, यानी कि इसकी चौड़ाई x है और लंबाई कितनी है, इसकी 2x है। तो यहाँ से क्या बन गया, बगिया का क्षेत्रफल लिखोगे आप, बगिया का क्षेत्रफल, ठीक है, बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप इसको लिखोगे लंबाई गुणा चौड़ाई लिख देंगे हम। ध्यान से देखना भाई, लंबाई कितनी है हमारी 2x, चौड़ाई कितनी है x, और क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 800, 800 मीटर स्क्वायर, ये लिख देंगे हम। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 800। देखो इस 800 को इस तरफ लेके आओ तो ये 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब हमारी ये क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहली प्रश्नावली में भी किए थे, लेकिन अब हमें क्या है, ये बताना है कि ये बनाना संभव है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है क्या, 0 से। अब ध्यान से देखो, यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू यहाँ कंपेयर करेंगे तो हम कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है भाई, ए की वैल्यू आ जाएगी 2। और यहाँ से बी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, देखो ध्यान से, बी किसके साथ, एक्स के साथ, तो यहाँ एक्स वाली कोई भी रकम नहीं है, तो बी की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है बी की वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालेंगे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या दे रखी है, -800। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो हमें क्या लेनी है, -800, ये हो जाएगी -800 हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई, ये यहाँ से -800 होगी। अब हमें पता है, जब भी हम चेक करेंगे कि बनाना संभव है या नहीं है, तो हम क्या चेक करते हैं, विविध कर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू में, डी इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, 0 का स्क्वायर -4, ए का मान यहाँ पे कितना है, 2, और सी का मान कितना है यहाँ पे -800, यहाँ पे सी का मान कितना है, -800 है, ठीक है भाई। देखो बच्चों, अब क्या करना हमें, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो 4 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे, ठीक है, एक ए का मान यहाँ पे कितना आ गया, 2, तो 4 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 64। अब देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि जो डी का मान है आपका, डी का मान 0 का स्क्वायर करोगे 0, ये प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6400, यहाँ से 6400 आ जाएगा। और जो कि डी का मान आपका क्या है, 0 से बड़ा है, क्योंकि प्लस में आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः ऐसी बगिया संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, अगर 0 से छोटा आता तो हम लिख देते असंभव है, ठीक है। लेकिन अब उसने हमें क्वेश्चन में और भी कुछ बोला, उसने बोला था उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि उसके मूल निकालने, हमें मूल निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस वर्गमूल में डी बटे में क्या होगा, 2a। अब देखो -b यानी कि माइनस ये 0 है, प्लस माइनस वर्गमूल में 64 यानी कि 6400, 6400 हमारा डी का मान आया है, 2 गुणा में ए का मान कितना है, 2। अब ध्यान से सुनो भाई, 0 का तो कुछ नहीं हो सकता, 0 खत्म। अब ये प्लस माइनस में हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, 6400। देखो 6400 किसका वर्ग होता है, 64 किसका वर्ग है, 8 का। और यहाँ पे साथ में क्या है, देखो यहाँ लिख के बताता हूँ मैं आपको, 6400 हमें दिया है, 6400 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 गुणा में 100। अब ध्यान से देखो, वर्गमूल में ये किसका वर्ग है, 8 का, तो यहाँ से 8 बार आएगा, ये किसका वर्गमूल है, 10 का, तो यहाँ से क्या आएगा, बार 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80। तो इसका मतलब क्या है कि 6400 किसका वर्ग रूट है, 80 का। अब ध्यान से देखो भाई, प्लस माइनस 80 बटे कितना आ जाएगा, 4, एक्स का मान आ चुका है। अब ध्यान से सुनो भाई, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 20, यानी कि एक्स इज इक्वल टू में प्लस माइनस 20 आ जाएगा। यहाँ पे 2 मान आ चुके हैं हमारे, यानी कि एक तो माइनस का 20 और एक प्लस का 20। लेकिन किसी भी बगिया की या किसी भी आकृति की आप कह सकते हो, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज त्रिभुज की जो साइड होती है या भुजा होती है वो कभी भी माइनस में नहीं आती, तो इसलिए हमारा जो एक्स का मान आ गया वो कितना आ गया, 20, प्लस का 20, ठीक है। तो यहाँ एक्स का मान आ गया 20, यहाँ एक्स का मान हम 20 टेकेंगे तो 2 से गुना होगी, कितना हो जाएगा, 40। यानी कि लंबाई कितनी होगी उसकी, आप लिख दोगे यहाँ पे, लंबाई उसकी कितनी होगी, लंबाई उसकी होगी 40, और चौड़ाई कितनी होगी उसकी, उसकी चौड़ाई होगी 20। ये हमने ज्ञात कर दिया है, लंबाई भी और चौड़ाई भी, ठीक है भाई, लंबाई भी ज्ञात कर दी हमने और चौड़ाई भी उसकी ज्ञात कर दी है। इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है भाई। सबसे पहले आपको चेक करना है, अगर उसने बोला है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो आपको चेक करना है क्वेश्चन
सोल्व करके बताना है उसको कि भाई ये ऐसी संभव है कि नहीं। अगर संभव आती है यानी कि डी का मान 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो वो स्थिति संभव है, अगर माइनस में आता है तो वो स्थिति संभव नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में जब भी आपको देखने को मिलेगा ये 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज से हम देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा आपका। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना भाई। इसने बोला है क्या ऐसी स्थिति संभव है, यहाँ भी उसने पूछा है कि उसकी ऐसी स्थिति संभव है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पहले डी निकालना है। यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु हमें क्या करनी है, ज्ञात करके दिखा देनी है भाई, ज्ञात। देखो, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्र हैं भाई। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उनकी एज माननी है। तो हम लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी होगी हमारे पास, x मान ली। अब ध्यान से सुनो भाई, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। उसने बोला कि दो दो मित्रों की आयु का योग कितना है। देखो, एक मित्र ए है और एक मित्र बी है, दोनों की आयु का योग कितना है, 20। अब मैंने ए की मान ली x प्लस बी, ए की मान ली x है भाई हमारे पास, ए की मान ली एज x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा b। अब मुझे b की निकालनी है, तो इस x को मैं परली तरफ भेजूंगा तो b की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x। ये दोनों की एज हो जाएगी हमारे पास। ध्यान से समझ लेना भाई फिर से। देखो, दो मित्र हैं ए और बी, दोनों की अगर मैं दोनों की एज आयु, दोनों की एज या आयु को जोड़ देता हूं तो कितना आता है, 20। मैंने मान लिया भाई पहले मित्र की आयु x है, तो दूसरे की बताओ क्या होगी, दूसरे की यानी कि x जमा b होगी 20। अब मुझे दूसरे की निकालनी, तो इस x को मैं परली तरफ भेज दूंगा तो b की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x हो जाएगी हमारी। ये ध्यान रखना है भाई आपको। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे माना दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, 20 माइनस x हो जाएगी। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखना भाई। उसने दिया 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व का मतलब समझो भाई। अगर मान लीजिए 4 वर्ष पूर्व आपको जाना है, अगर मान लीजिए ए कोई मित्र है, उसकी एज है 10 साल, तो उसको 4 साल पहले जाना, तो माइनस 4 नहीं करोगे, वो 4 साल पहले कितने साल का था, 6 साल का, तो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे उसमें से 4 साल। यानी कि पहले मित्र की जो एज थी x माइनस 4, समझ चुके आप, माइनस 4 कर दिया। अब ध्यान से देखना भाई, 20 माइनस x, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले ऊपर आपके लिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखूंगा मैं 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले लिखूंगा तो x में से भी 4 घटेंगे। ठीक है, और 20 माइनस एक्स, इसमें से भी 4 घटेंगे भाई। ठीक है, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो उनका गुणनफल यानी कि इनकी गुणा किसके बराबर थी, 48 के बराबर थी। ये लिख दिया भाई इसने, 48 के बराबर थी। अब ध्यान से सुनो भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, x माइनस 4 होगा आपका यहाँ पे 20 में से, देखो ये 20 प्लस का है और ये 4 माइनस का, 20 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 माइनस एक्स आ जाएगा, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, 48 के बराबर दिया क्वेश्चन में। फिर से वही जो पहली एक्सरसाइज में हम करके आए थे, गुणा करनी है यहाँ पे, एक्स की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना भाई, एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 16x, तो मैं यहाँ लिखूंगा 16x। अब इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, ये माइनस का है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, इसकी माइनस 4 की 16 के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 64 आ जाएगा, माइनस 64 आ जाएगा। अब माइनस 4 की गुणा इसके साथ करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x, और बराबर में क्या है, 48 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, इस हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनानी है, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में, तो इन सभी को परली तरफ लेके चलेंगे, परली तरफ। ठीक है, परली तरफ लेके चलेंगे। देखो, इस एक्स स्क्वायर को लेके जा रहा हूँ मैं परली तरफ, यहाँ लेके जाऊंगा तो ये इसके आगे किस किस चीज का निशान है, माइनस का, तो ये परली तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस हो चुका है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस हो चुका है। अब इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, तो यहाँ लिख दूंगा इसके पीछे माइनस का 4x। देखो, इसको आप सोल्व करके भी लिख सकते हो। देखो, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे कितना है, 16x, यहाँ पे कितना है, 4x, ये 16 भी प्लस का और ये 4 भी प्लस का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20x। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस का 20x, ये 20x आ जाएगा। ठीक है, इस 16x को और इस 4x को जोड़ दिया हमने, यहाँ पे 20x, 20x किसका है, प्लस का, तो इस तरफ लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 20x, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे प्लस 48 पहले से था, ये वाला, इसको लेके आऊंगा मैं, इसको माइनस 64 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ इसके पीछे प्लस का 64, और इस तरफ ये सारे आने के बाद इस तरफ क्या बचेगा, 0, तो यहाँ इक्वल लिख दिया मैंने 0, ये 0 लिख दिया भाई। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब 48 को और 64 को मैं जोड़ूंगा तो 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, यानी कि 112 बराबर क्या आ गया, 0। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। बस, अब इसका क्या करना है, पहले हमें स्थिति संभव बतानी है, तो हमें डी निकालना है। डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0 से ये कंपेयर करके ए और बी का और सी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 1, बी का मान मैं निकालूंगा, ये 20x है भाई, 20x है तो यानी कि माइनस का 20, और सी का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 112। ठीक है, अब हमें स्थिति बताने के लिए डी इज इक्वल टू हमें पता है, हमें डी का मान पता है, बी स्केयर माइनस 4ac होता है। बी का मान कितना है, 20 का स्केयर माइनस 4 गुणा में, ठीक है, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 112। अब देखो 20 का वर्ग खोलोगे तो आप कितना हो जाएगा 400, माइनस यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब देखो 400 में से 448 घटाओगे तो माइनस का 48 आ जाएगा, और डी की वैल्यू आ गई माइनस का 48। माइनस का 48 आने का मतलब क्या है कि डी का मान जो आ गया वो 0 से छोटा आ गया। तो आप यहाँ लिखोगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। बस इतना क्वेश्चन करना है, आगे इसकी एज हमें निकालनी ही नहीं, क्यों, क्योंकि यह स्थिति संभव है ही नहीं। अगर संभव होती तो फिर हम इनकी एज निकालते। ठीक है भाई, अब ये स्थिति संभव नहीं है तो हम उसकी उसकी आयु नहीं निकालते। यहीं तक करना है बस आपको क्वेश्चन। डी का मान हमें निकाल दिया है, डी का मान निकालने का मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई, और माइनस का मतलब क्या है कि यह स्थिति संभव नहीं है, यहाँ पे कोई मूल नहीं होगा। ठीक है भाई, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट पेज पे यहाँ देखेंगे हम इस क्वेश्चन को, और ये लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का। इसको समझेंगे हम अच्छी तरह से, ध्यान से समझना भाई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया उसने। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। देखो, क्या परिमाप तथा क्षेत्रफल कि एक पार्क को बनाना संभव है। सबसे पहले तो आप ये समझो, बनाना संभव है, यहाँ भी उसने कंडीशन पूछी है भाई, जब भी बनाना संभव है तो वहां आप डी लगाओगे। ये पूछ लिया ना क्वेश्चन में कि यह स्थिति संभव है या ये चीज बनाना संभव है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डी वाला, विविधकर वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसने क्या बोला है। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको परिमाप समझाता हूँ यहाँ पे, परिमाप। ठीक है, परिमाप किसका, परिमाप आपको समझाता हूँ मैं आयत का। ठीक है, यहाँ पे आयत का परिमाप समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, इस परिमाप को रिमूव करके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये बना दिया भाई। देखो ध्यान से देखना भाई, इसको हम बोलते हैं लंबाई, यानी कि एल से लिखते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं बी से। ये भी लंबाई होती है और ये भी चौड़ाई होती है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं का। और यहाँ से आप परिमाप निकालते हो, परिमाप, परिमाप जब भी निकालते हो तो आप देखो एल जुड़ेगा फिर एल जुड़ेगा, यानी कि बी भी दो बार जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या आ जाता है 2l जमा में 2b आ जाता है। अब जब यहाँ से दो कॉमन लोगे तो आप l प्लस बी हो जाता है, यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में 2 हो जाता है। ये परिमाप हो जाता है। और जो आप क्षेत्रफल निकालते हो, क्षेत्रफल निकालते हो आप, क्षेत्रफल आप जब भी निकालते हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एल गुणा बी हो जाता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज होती है आयत की। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है 80। ठीक है, अब उसने परिमाप हमें दे दिया 80, परिमाप हमें दे दिया कितना 80 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना भाई, 80 दे दिया। परिमाप का मतलब 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई कितना हो जाएगा 80। अब इस 2 को परली तरफ भेजूंगा तो मैं ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लंबाई जमा चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका 80/2। इसको काटोगे तो कितना आ गया 40। अब यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का जोड़ कितना आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई का जोड़ आपका कितना आ चुका है, ये आ गया आपका 40 आ गया। अब ध्यान से सुनो भाई, अगर मैं मान लेता हूँ अब हमारे पास ये आ गया रिजल्ट, हमारे पास फाइनल रिजल्ट किससे, परिमाप से। परिमाप से ये आ चुका हमें, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 40 आ चुकी है भाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी 40 आ गया। अब ये ध्यान से देखना भाई, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, माना, माना पार्क की लंबाई, मैं माना पार्क की लंबाई लिखता हूँ मैं, माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई मैंने लिख दी भाई x। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया x। अब ध्यान से सुनना भाई, x लिख दिया प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को b बराबर 40। अब यहाँ से चौड़ाई निकालूंगा मैं, ध्यान से सुनना भाई, मैं यहाँ आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार फिर रफ कर दूंगा मैं, ध्यान से सुन लेना। हमारे पास ये रिजल्ट आया है, लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू क्या आ गई 40। ठीक है, ये 40 आ चुकी है हमारे पास। अब देखो ये मान लिया मैंने x प्लस चौड़ाई होगा इज इक्वल टू 40। अब मुझे चौड़ाई निकालनी है तो यहाँ मैं रखूंगा चौड़ाई को, और इस x को परली तरफ भेज दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स हो जाएगी, 40 माइनस एक्स। समझ गए, तो यहाँ लिखूंगा माना पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स हो जाएगी, 40 माइनस एक्स। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्षेत्रफल दिया हमें, क्षेत्रफल कितना दिया है 400। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आप लिखोगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया है। ठीक है, अब हमें पता है इसका कितना होता है, लंबाई
गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा है क्वेश्चन के साथ साथ, ये हमने अभी पढ़ा है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, आपका क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, और लंबाई गुना चौड़ाई किसके बराबर दी है, 400 के। देखो लंबाई x है, चौड़ाई कितनी है, 40 माइनस x, इंटू में 40 माइनस x करोगे तो आप किसके बराबर है, 400 के। अब x की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400। अब हमें द्विघात समीकरण बनानी है, ये माइनस है तो इसको परली तरफ ले चलो भाई, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से इसको लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x और वहाँ प्लस में क्या है 400 है, बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये आपकी क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी, बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इसकी स्थिति चेक करनी है, बनाना संभव है या नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अलग कलर में लिख देता हूं मैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है भाई, अलग थोड़ा सा अलग कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर में 0, इससे कंपेयर करना हमें। अब ध्यान से देखना भाई, ए का मान कितना आ गया यहाँ 1, बी का मान कितना आ गया -40 और सी का मान कितना आ गया 400 आ चुका हमारा सी का मान। ठीक है, सी का मान हमारा 400 आ गया। अब हमने पढ़ा है डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर आप यहाँ करोगे -40 का वर्ग करोगे यहाँ पे -4 गुणा में ए का मान है 1 और सी का मान कितना है 400। ठीक है, अब देखो 40 का स्क्वायर करोगे आप, पहले 4 का स्क्वायर करोगे 16 फिर डबल 0 यानी कि 1600 आ गया, माइनस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 1600, तो डी का मान कितना आ गया 0 आ चुका है आपका डी का मान। डी का मान यहाँ पे कितना आ गया 0, क्योंकि 1600 में से 1600 घटेगा तो 0। अब आप यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे, अतः यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव, यह स्थिति संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 0 के बराबर आ गया, और 0 के बराबर आता है तो आप क्या लिखते हो, उसके मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि 2 समान मूल होते हैं, एक समान मूल। अब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है भाई। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपको पता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में डी अपॉन में 2a होता है। एक्स इज इक्वल टू देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -40, तो यहाँ ब्रैकेट में -40 लिखोगे प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी का मान कितना आया है 0, 2 गुणा में ए का मान कितना हमारे पास 1। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 40। अब ये वैल्यू यहाँ पे 0 है तो लिखने का कोई फायदा नहीं है पीछे वाला, तो 40 बटे में आप क्या लिख दोगे 2, एक्स का मान क्या लिख दोगे 40 बटे में 2, काटोगे तो इसको कितना आ जाएगा 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20 आ गई आपकी 20। ठीक है, 20 का मतलब क्या, आपने एक्स क्या माना था, लंबाई, लंबाई क्या मानी थी 20, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20, इसको घटाओगे तो ये भी कितनी आ जाएगी 20। तो यहाँ से आपकी लंबाई और चौड़ाई क्या आ चुकी है 20 और 20 आ चुकी है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई क्या आ गई आपकी 20 और 20। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है 4.3 इसी के साथ खत्म होती है, और बहुत इजी प्रश्नावली थी। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है और 3 नंबर का आता है ये। ठीक है, HBSC बोर्ड में 3 नंबर का आता है, ध्यान रखना है भाई। हिंदी मीडियम में मैंने आपको 4.3 करवा दी है, इसके बाद देखते हैं भाई कोई नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करते रहना। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा सकूं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।